हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग पिछले क्लासों में जो पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप बताते जाइएगा कि डीएनए के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ पाया जाता है। डीएनए के माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए के अलावा और कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम। हरित लौक में पाया जाता है। आप बताइए कि गोल्जी काय जो है इसका खोज कौन किया था? गोल्जी का एक गोल्जी किया था। हाँ, कमिलो गोल्जी किया था गोल्जी काय का खोज। अब आपको बताना है कि गोल्जी काय का आकार कैसा होता है, मतलब किस तरह का ही दिखता है। आयताकार। ये नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। अब आपको बताना है कि यातायात प्रबंधक के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्जी का एक गोल्जी काय को। अब आपको बताना है कि ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी काय में बनता है। ग्लाइकोलिपिड भी गोल्जी काय में बनता है और ग्लाइकोप्रोटीन भी गोल्जी काय में बनता है। अब आपको बताना है कि लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी दुबे। डी डुबे। अब लाइसोसोम का आपको बताना है कि इसकी रचना कैसी होती है। ये आयताकार है। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना इसकी होती है। अब आपको बताना है कि लाइसोसोम में मतलब जो जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं वो मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? लाइसोसोम में जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं? जैसे मैं क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोलेजेज जो है किस में पाया जाता है, तो लाइसोसोम में पाया जाता है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब पूछता है कि लाइपेसेज जो है कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोसोम में पाया जाता है। प्रोटोएसेज कहाँ पाया जाता है, तो ये भी लाइसोसोम में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेजेज कहाँ पाया जाता है, तो ये भी लाइसोसोम में। अब आपको बताना है कि ये जो भी एंजाइम है जो अभी नाम बताए हैं, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेसेज जो है ये किसके पाचन में सहायक होता है या सक्षम होता है? लाइसोसोम के। तो प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक आदि के पाचन में सक्षम होता है। अब आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। अब आपको बताना है कि लवक जो होता है, लवक मतलब लवक जो है किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में या दोनों में या किसी में भी नहीं? लवक जंतु कोशिका में। लवक जंतु कोशिका में कैसे पाया जाएगा? लवक रंग प्रदान करता है तो पादप कोशिका में न पाया जाएगा। लाल पीला हरा आदमी होता है। हाँ, आपको बताना है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। तो हरित लवक का जो है कलर कैसा होता है, उसका रंग किस तरह का दिखता है? नीला। हरित, ह से हरा, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, हरा रंग का होता है। अब आपको बताना है कि अवर्णी लवक जो है ये किस कलर का दिखता है, कैसा रंग होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। और जो वर्णी लवक है उसका कैसा होता है? रंगीन, लाल, हरा, पीला। हाँ, ये तीनों मतलब ये रंगीन होता है, लाल पीला नारंगी हो सकता है। अब आपको बताना है कि हरित लवक में जो रसोई घर किसको कहते हैं? रसोई घर किसको कहा जाता है, मतलब कोशिका में? तो ये हरित लवक को। अब आपको बताना है कि पत्तियों का रंग पीला, उसमें क्या मौजूद रहता है जिसके कारण होता है? कैरोटीन होता है। आपको बताना है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायता करता है? कौन सा लवक? हरित लवक पौधे में प्रकाश मतलब इसका एथी करता है। अब आपको बताना है कि हरित लवक जो होता है इसके अंदर एक मतलब हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो इसका हरा रंग प्रदान करता है?
मैग्नीस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। अब आपको बताना है कि अवर्णीय लवक जो है इसका मतलब स्थान पौधों में कहाँ होता है, किस जगह पाया जाता है अवर्णीय लवक। अब पता ना, अवर्णीय लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता है, यह मतलब जिस पे प्रकाश नहीं पड़ता है, यानी जड़ में, भूमिगत तनों आदि में। अब आपको बताना है कि अवर्णीय लवक जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जड़ में रहेगा तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और अवर्णीय लवक जो होता है वो क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। अब आपको बताना है कि वर्णीय लवक तो बता दिए रंगीन होता है, लेकिन वर्णीय लवक पौधे के किस भाग में पाया जाता है। वर्णीय लवक, हाँ, पता ना, पुष्प, पत्ती, बीज आदि में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि वर्णीय लवक टमाटर में किस वर्णीय लवक के कारण उसका मतलब कलर होता है टमाटर का, लाइकोपीन। और गाजर में किस वर्णीय लवक के कारण उसका मतलब कलर दिखता है, कैरोटीन। और चुकंदर में विटामिन। अब आपको बताना है कि वनस्पति को पराबैंगनी जो किरण आता है उसके दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो होता है वनस्पति को पराबैंगनी किरण से बचाता है। अब आपको बताना है कि जो रसधानी है, रसधानी मतलब ये बताइए कि किस तरह के कोशिका में पाया जाता है, जीवित कोशिका में पाया जाता है या मृत कोशिका में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है। रसधानी जीवित कोशिका, रसधानी जो है निर्जीव कोशिका में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो रसधानी होता है उसमें मतलब उसका मुख्य कार्य क्या है। रसधानी जो होता है उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। अब आपको बताना है कि टोनोप्लास्ट जो है वो मतलब किस में पाया जाता है। टोनोप्लास्ट पाया जाता है रसधानी में, यह एक झिल्ली होता है। रसधानी जो है पादप कोशिका में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है। पादप कोशिका में लगभग 90% कोशिका का भाग ही घेर के रखता है। अब आपको बताना है कि केंद्रक का नाम आप सुने हैं, तो केंद्रक का खोज कौन किया था। केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन। अब आपको बताना है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग या भाग कौन सा होता है। केंद्रक होता है। अब आपको बताना है कि कोशिका का प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करता है, तो केंद्रक करता है। अब हम लोग केंद्रक के अंदर घुसेंगे, तो केंद्रक के अंदर घुसने पर जो धागा नुमा पदार्थ हमको दिखाई देता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्रोमेटिन। कहाँ ध्यान है, दौड़ पर ध्यान है। अब आप देखते हैं क्रोमेटिन का नाम, क्रोमेटिन जो है इसका नाम कौन दिया था। फ्लेमिंग। जो क्रोमेटिन है ये पहले भी हम 2 बार ये तो मतलब पढ़ चुके हैं। क्रोमेटिन जो है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमेटिन में हिस्टोन पाया जाता है। हिस्टोन जिसमें रहेगा उसमें क्रोमेटिन बनेगा, और क्रोमेटिन बनेगा तब केंद्रक बनेगा। अब आपको बताना है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो ये अभी जो हम लोग क्रोमेटिन पढ़े हैं वो क्रोमेटिन मतलब सिकुड़ जाता है और मतलब धागे के रूप में दिखने लगता है, धागे नुमा। तो उस धागे को हम लोग किस नाम से जानते हैं। गुणसूत्र। अब आपको बताना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चिंपांजी में कितना गुणसूत्र होता है। 21 जोड़ा। 24 जोड़ा। और बंदर में होता है 21 जोड़ा। अब आपको हम लोग अब गुणसूत्र के अंदर घुसते हैं, तो गुणसूत्र के अंदर अगर घुसेंगे तो उसमें जेल जैसा एक गाढ़ा पदार्थ मिलता है जिसको हम लोग हाँ, तो गुणसूत्र में पूछता है कि गुणसूत्र के अंदर जो जेल जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स। अब जो मतलब मैट्रिक्स जो होता है
दो परस्पर लिपटे महीन एक कुंडली सूत्र दिखाई देते हैं, जैसे में ऐसे सांप जैसा लिपटल रहता है, जो गाड़ी पे डॉक्टर के गाड़ी पे देखिएगा ऐसे ऐसे कर करके सांप जैसा दो लिपटा के बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमिन क्रोमिनमाटा कहते हैं। क्रोमिनमाटा। उसी को प्रत्येक क्रोमिनमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। अब वो जिस दोनों जो सांप जैसा रहता है संरचना, वो एक पदार्थ से जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों गुणसूत्र जो ऐसे सांप जैसा सटल रहता है, तो वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? क्रोमिनमाटा से। सेंट्रोमियर एक पदार्थ होता है उसी के कारण ये लोग जुड़ा रहता है। अब आपको बताना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरित किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन है? जीन, डीएनए, आनुवंशिक गुण। हाँ, जीन। अब आपको बताना है कि वंशागति का वाहक किसको हम लोग मानते हैं? जीन को। अब आपको बताना है कि डीएनए एवं आरएनए की संरचना के बारे में। तो डीएनए का जो अधिकांश मात्रा होता है वह कहाँ होता है? डीएनए जो होता है वो अधिकांश कहाँ होता है? गुणसूत्र ना, केंद्रक में होता है। कुछ भाग जो उसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौक में मिलता है। अब आपको बताना है कि डीएनए में क्षार 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सा क्षार जो है होते हैं उसमें? तो एडानिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। आप बताइए कि एडानिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? एडानिन सदैव थायमिन से जुड़ा रहता है और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा हुआ रहता है। अब आपको बताना है कि एडानिन और थायमिन जो एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके बीच कौन सा बॉन्ड होता है और कितना, मतलब वो बॉन्ड होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और गुआनिन जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अब आपको बताना है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना यानी मॉडल है, उसको कौन प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक। इसके लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको बताना है कि डीएनए का कार्य, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? गुणसूत्र का संचालन। यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। अब आपको बताना है कि डीएनए का इकाई किसको कौन सा है? डीएनए की इकाई क्या है? गुणसूत्र। डीएनए की इकाई है जीन। अब आपको बताना है कि डीएनए किसका संश्लेषण को नियंत्रित करता है? जीन का। प्रोटीन। अब प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले कौन किया था? हरगोविंद खुराना। अब आपको बताना है कि जो आरएनए होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? आरएनए, एमआरएनए, एनआरएनए। आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। और टीआरएनए का मुख्य कार्य होता है जो भी प्रोटीन है उसको ट्रांसफर करना। टी मतलब टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। तो यह क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसको ट्रांसफर करता है। और एमआरएनए जो होता है वो मैसेंजर का काम करता है, यानी जो भी केंद्रक के बाहर प्रोटीन या जो भी दूसरा पदार्थ घूम रहे हैं उसको मैसेज देता है कि ये पदार्थ बाहर में घूम रहा है, ताकि आरएनए जो है उसका संश्लेषण कर सके। ये मैसेंजर का काम करता है। अब आपको बताना है कि प्रोटीन की बनने की अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन के अंतिम बनने की क्रिया ट्रांसलेशन। अब आपको बताना है कि जो डीएनए होता है उसमें जो एक शर्करा पाई जाती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में जो होता है एक शर्करा, उसको हम लोग राइबोज बोलते हैं। अब आपको बताना है कि डीएनए में जो 4 गो क्षार धातु होता है, एडानिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, वही आरएनए में जो ये
4 गो मतलब होता है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? क्या तो आरएनए में हो जाता है थायमीन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल आ जाता है, जैसे कि तैसे जैसे में एडानिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन आरएनए में रहता है। अब आपको बताना है कि डीएनए जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अभी ऊपर में बताया था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन वही पूछेगा कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो कोशिका भित्ति होती है किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति आरएनए में, मतलब पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका भित्ति पादप कोशिका, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब आपको बताना है कि जो लवक है वो मतलब पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब आपको बताना है तारक काय, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, तो तारक काय जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं? दोनों में। तारक पादप कोशिका जो होता है, तारक काय जो होता है वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिया बताइए। रिक्तिया पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। अब आपको बताना है कि पादप जो कोशिका है उसका आकार कैसा होता है? पादप कोशिका का आकार ये होता है आयताकार, और जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। अब आपको बताना है खोजकर्ता के बारे में, तो केंद्रक का खोज कौन किया था? केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट का सिचम्पर। तरकाय का खोज बोबेरी। हाँ, गल्जी काय का खोज जॉर्ज गल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। स्फीरोसोम का खोज पर्नर। क्रोमेटिन का खोज फ्लेमिंग। केंद्रिका की खोज फोंटाना। क्रोमोसोम की खोज हॉफमिस्चर। अंतःद्रवजलिका की खोज पोर्टर। लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे। राइबोसोम की खोज पेलेट। राइबोसोम की खोज बोल दिया पेलेट। और जीव द्रव की खोज डुजार्डिन। और केंद्रक कला की खोज हर्टबिग। अब तो आज हम लोग शुरू करते हैं कोशिका विभाजन। तो बताइएगा कि कोशिका विभाजन की खोज कौन किया था या कौन देखा था? बिरचाओ। अब आपको बताना है कि कोशिका विभाजन जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो अब आपको बताना है कि जो अमीबा होता है उसमें किस तरह का कोशिका विभाजन होता है? कोशिका अमीबा में होता है असूत्री विभाजन। अब आपको बताना है कि जो जीवाणु होता है उसमें किस तरह का विभाजन होता है? तो असूत्री। तो जीवाणु नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में जो होता है असूत्री विभाजन होता है। अब आपको बताना है कि समसूत्री जो विभाजन है इसका खोज कौन किया था? समसूत्री विभाजन का कौन किया है? तो इसका खोज किया था बल्थेर फ्लेमिंग, जो थे समसूत्री विभाजन का खोज किए थे, जो कि सबसे पहले जंतु कोशिका में देखे थे। अब आपको बताना है 1882 में जो समसूत्री विभाजन है इसको हम लोग माइटोसिस नाम दिया गया इसको। अब आपको बताना है कि जो समसूत्री विभाजन होता है किस तरह की कोशिका में होता है? तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं तो आपको बताना है कि जो समसूत्री विभाजन है कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरण। समसूत्री विभाजन जो होता है 5 चरण में संपन्न होता है। आता है इंट्राफेज, पोराफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। 5 गो फेज होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। पहला होता है अंतरावस्था, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अत्यंत अवस्था। अब आपको बताना है कि इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि एक जनक जो कोशिका होती है 2 गो डॉटर कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब आपको बताना है कि जो
हम ही बता देते हैं, प्रत्येक जो संतति कोशिका होती है उसमें जो गुणसूत्र होता है, तो जो डॉटर सेल बनता है दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में कौन सा ऐसा चरण है जिसमें सबसे कम समय लगता है? समसूत्री विभाजन 5 चरण में संपन्न होता है, ये तो मालूम है। आपको बताना, इसमें एनाफेज जिसको हम लोग पश्चावस्था कहते हैं, सबसे कम समय लगता है, केवल 2 से 3 मिनट में ये खत्म हो जाता है। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री जो विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, इसको मतलब अर्धसूत्री विभाजन नाम कौन दिया था? अर्धसूत्री के कौन नाम दिया? फार्मर तथा मूरे जो थे अर्धसूत्री विभाजन नाम दिए। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका खोज कौन किया था? बीजमैन। लेकिन इसका सर्वप्रथम वर्णन कौन किया था, अध्ययन कौन किया था? स्ट्रॉसबर्गर। तो 3 गो नाम हो गया। जैसे मैं अर्धसूत्री विभाजन का पूछेगा कि नाम कौन दिया, तो फार्मर तथा मूरे। लेकिन पूछेगा कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया, तो बीजमैन। लेकिन उसका अध्ययन कौन किया, अच्छा से विस्तृत ढंग से अध्ययन कौन किया, तो स्ट्रॉसबर्गर किया था। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है किस तरह के कोशिकाओं में होती है? तो ये जनन कोशिकाओं में होती है। अब आप बताइए कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये कितना इसका चरण होता है? अर्धसूत्री का, हाँ, कै गो चरण में संपन्न हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन? नहीं, इसका भी दो गो है। एगो अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, और एगो अर्धसूत्री विभाजन 2 बोलते हैं। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पहले जो गुणसूत्र रहते हैं उसके कितना रह जाती है? तो अ से नाम है, अर्ध से नाम है, यानी आधा गुणसूत्र रह जाता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, इसमें कितनी अवस्थाएं होती है? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, 3। अर्धसूत्री विभाजन 2 तरह का होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अब आपको बताना है कि जो अर्धसूत्री प्रथम होता है उसमें कितना चरण होता है? 4 गो। उसमें 4 गो चरण होता है, बिल्कुल। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब आपको बताना है कि अर्धसूत्री प्रथम जो है, यानी अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अब फिर अर्धसूत्री प्रथम को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसमें आपको चारों में से बताना है कि सबसे लंबा समय मतलब किस में लगता है, किस चरण में? टेलोफेज में। प्रोफेज जो होता है इसमें सबसे लंबा समय लगता है, और प्रोफेज को भी हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। 5 भाग में होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। अब आपको बताना है कि डाइकिनेसिस में मतलब क्या होता है? तो इसमें केंद्रक जो होता है और केंद्रिका जो होती है लुप्त हो जाती है। डाइकिनेसिस में केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अब आपको बताना है कि समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में। तो आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन किस तरह की कोशिका में होती है, अभी बताए थे। तो समसूत्री कायिक कोशिका में होती है। और आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है किस तरह की कोशिका में होती है? जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, वही पूछेगा कि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिका का निर्माण? 2। और वही पूछेगा कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिका बनती है? 4 गो बनती है। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होता है उसका आदान प्रदान नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का आदान प्रदान नहीं होता है, वही अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। अब आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन में, अभी बताए थे कि समसूत्री विभाजन में सबसे छोटा समय कौन लेता है? तो प्रोफेज लेता है। और वही अर्धसूत्री विभाजन में पूछेगा
तो प्रोफेज क्या करता है, सबसे लंबा समय लेता है। तो प्रोफेज समसूत्री विभाजन में कम समय लेता है, सबसे कम, और सूत्री में ज्यादा। अब आपको बताना है कि बताना है कि समजात अंग मतलब क्या होता है, समजात अंग में क्या क्या होता है इसका। देखने में एक जैसा काम होगा। हाँ, समजात में क्या होता है कि देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन काम लोग अलग अलग करेगा। जैसे कि सील के फ्लीपर है, चमगादड़ के पंख है, घोड़े की अगली टांग है, और बिल्ली का पंजा है, मनुष्य का हाथ है। तो स्लीपर जो सील का जो फ्लीपर होता है वो तैरने में मदद करता है, चमगादड़ का जो पंख होता है उड़ने में मदद करता है, घोड़े की अगली टांग होती है दौड़ने में, बिल्ली के पंजा भी दौड़ने में, और मनुष्य के हाथ कुछ पकड़ने में। लेकिन सबका अलग अलग काम है लेकिन देखने में ही एक जैसा है, इसलिए इसको समजात कहते हैं। और समरूप अंग कौन सा होता है, देखने और पढ़ने में एक जैसा लेकिन उसका उत्पत्ति अलग तरह से हुआ है। समरूप में होता है दिखने में भी एक जैसा है और काम भी एक जैसा करता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो उत्पादन हुआ है वो अलग ढंग से हुआ है। और अवशेषी अंग क्या होता है, जो लुप्त हो जाता है। हाँ, जो हमारे पहले था लेकिन अभी वो अंग जो है लुप्त हो गया है। तो आपको बताना है कि मनुष्य में जो है लगभग कितने अवशोषी अंग है, हमारे शरीर में कितना अंग था जो अभी लुप्त हो गया। 100 गो ऐसा अंग था जो हमारे शरीर में लुप्त हो गया है। जीवाश्म तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल में जीव जंतु जो दब गए मिट्टी के नीचे या तो वही जीवाश्म बनते हैं। हाँ, अब आपको बताना है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था, हुगो डे व्रीज। हाँ, उत्परिवर्तन हुगो डे व्रीज। तो हुगो डे व्रीज इसको 5 प्रमुख भागों में बांटे थे। अब आपको लेमार्क जो था, तो लेमार्क था उनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, फिलोसफिक जियोलॉजिक, जिसमें उसने जैव विकास को समझाया था कि जो अंग जितना यूज होगा उतना ज्यादा लंबा होगा। अब आपको बताना है कि जैव विकास को और मतलब सबसे प्रसिद्ध किसका जैव विकास जो है प्रसिद्ध है, डार्विन का। चलिए, अब तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है। कल से हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकी। कल अनुवांशिकी पढ़ेंगे।